डायटोमिक गैस है तो हो जाएगा Ec होता है 5R/2 यानी 2, यानी इसका मतलब C इक्वल टू हो गया 10R/3। ये आंसर आना चाहिए 10R/3। भाई क्लियर है? हाँ सर। तो 47 हो गया। 49. Some students find values of CV and CP for a gas in calorie per gram mole. पर ग्राम मोल मतलब मोल ही दरअसल, तो इसको कैलोरी पर मोल केल्विन भी आप बोल सकते हो। विच पेयर इज मोस्ट करेक्ट? ठीक, तो इसमें क्या है कि आपने देखा होगा कि जैसे गामा मोनो एटॉमिक के लिए क्या मिलता है अपने को, मोनो एटॉमिक के लिए था 5/3, डाई एटॉमिक के लिए क्या है 7/5, और गामा अगर मान लो पॉली एटॉमिक की बात करें तो कितना है 4/3। ये होना चाहिए हमारे पास में। ठीक है, तो अब कौन सा गैस होगा, तो जो मोस्ट करेक्ट की बात करेगा तो यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट हो गया। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट। अब आप कहेंगे सर, हाँ सॉरी 48 है तो 49। हाइड्रोजन गैस इज फिल्ड इन अ कंटेनर ऑफ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम अपने को दिया है 20 लीटर। एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स अपने को दिया हुआ है, तो हमें मालूम है कि एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आती है 3/2 kT आती है ना। ये हमारे पास में है, तो ये हमारे पास में एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हो गई। लेकिन ये कह रहा है एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल इट्स मॉलिक्यूल्स, यानी ये एक तरह से एक मॉलिक्यूल की इतनी एनर्जी है ना। तो ये कह रहा है कि प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो ये अपने को ये तो n मान लो मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये दरअसल ये अपने को दिया है। अरे बस में तो ये कितना दिया इसने 1.5 इंटू 10⁵ जूल अपने को दिया हुआ है। तो n को क्या लिखते हैं हम लोग, लेकिन n इंटू Na लिखते हैं, रख दो यहाँ। तो ये हमारे पास में आ जाएगा एवरेज ट्रांसलेशनल जो सारे मॉलिक्यूल के मिला के, तो 3/2 kT Na। अब Na क्या होता है R, यानी 3/2 N RT, और N RT मतलब क्या होता है 3/2 PV। तो वॉल्यूम दिया हुआ है ना, ये एनर्जी यहाँ दे रखी है, तो 1.5 इंटू 5 हो जाएगा। इस कैलकुलेट कर लो वॉल्यूम, है ना। तो आपके पास में प्रेशर कितना प्रेशर मिल जाएगा, वॉल्यूम दे रखा है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1 लीटर इक्वल टू क्या होता है, तो कन्वर्ट कर लेंगे इसको, तो होता है 10⁻³ मीटर क्यूब। ये होता है, यानी 1 मीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1000 लीटर। तो सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर। क्लियर है? कर लोगे ना भाई? हाँ सर। हाँ। नेक्स्ट हमारे पास में 49 हो गया, 50, 53। $100 ग्राम आइस अपने को दिया है, m इक्वल टू 100 इंटू 10⁻³ kg एट 0 डिग्री सेल्सियस, यानी टेम्परेचर है हमारे पास में 0 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में ये है। तो 100 डिग्री आइस at 100 degrees 0 degree Celsius is put in water in bucket at 50 degrees Celsius. On complete melting, change in entropy will be, यहाँ साथ में भी कह रहा है assuming no change in temperature of water, है ना। तो आप ये देखो वाटर का कोई चेंज नहीं हो रहा है और ये अपने को दे रखा है, तो क्या हो जाएगा इंक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ आइस पूछ रहा है। तो यहाँ देखो डेल्टा S1 इक्वल टू होगा
आपको याद होगा dQ/T होता है, ये केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आप लोगों ने, याद आ रहा है भाई? तो आइस का कितना हो जाएगा, टेम्परेचर को सेम रखना है ना, तो 100 डिग्री आइस पर कितना, 0 डिग्री सेल्सियस पर था, 100 ग्राम आइस जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर है, तो m इंटू एल बाई ये कितना होगा, इसको केल्विन में लेके जाएंगे तो 273, तो ये हो गया हमारे पास में 10 इंटू 10⁻³ बाई 273 इंटू एल। एल की वैल्यू कितनी होती है भाई 0 डिग्री सेल्सियस के लिए, 80 कैलोरी होता है ना पर ग्राम, तो ये हो जाएगा 80 कैलोरी बाई पर ग्राम, यानी 10⁻³ कर लेंगे। तो ये हमारे पास में आ गया। दूसरे केस में क्या हो जाएगा अब, डेल्टा S2, तो आप डेल्टा S2 की जब हम बात करेंगे तो कितना हमारे पास में 100 ग्राम ही है ना, तो आइस की ये बात कर रहा है, उसके एंट्रोपी में कितना चेंज हो रहा है ये बताना अपने को एक तरह से, तो कितना हो जाएगा उस केस में, ये हो जाएगा m इंटू एल, मतलब कितना आ रहा है इसका 10 टू, मतलब वही ग्राम में रहने देता हूँ चलो मैं इसको, और ये हो जाएगा हमारे पास में 80 कैलोरी बाई ग्राम डिवाइडेड बाई 273 प्लस 50, तो ये दरअसल ये चेंज आ रहा है इसका। तो डेल्टा S1 है ना, इसमें दरअसल फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे ना हम लोग, है ना, तो डेल्टा S2 माइनस डेल्टा S1 करो, यही आंसर है, सॉल्व कर लो। यही बात समझ में, बात क्लियर है भाई? हाँ सर। तो इस तरह से करना होता है, इस तरह के क्वेश्चंस को। पढ़ा है ना आपने केमिस्ट्री में ये वाला पार्ट? हाँ सर। 53 An ideal gas goes from state A to state B. ये B और ये P, तो ये A और ये B, और ये यहाँ से है, ये 1 है, ये 2 है, और ये 3, 3 पाते हैं। An ideal gas goes from state A to state B via 3 different processes, and as indicated in the PV diagram, if Q1, Q2, Q3 indicate the heat absorbed by the gas along 3 processes, and delta U1, delta U2, delta 3 indicate the change in internal energy along the 3 processes respectively, then तो पहली बात तो क्लियर कर देता हूँ मैं यहाँ, ये डेल्टा U1, डेल्टा U2 और डेल्टा U3 ये सब सेम होंगे चेंज, क्योंकि जो इंटरनल एनर्जी वो सिर्फ इस बात पे डिपेंड करती है कि फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट के बीच में, पाथ पे डिपेंड नहीं करती वो, है ना, वो फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट के डिफरेंस पे डिपेंड करती है, बाकी कोई मतलब नहीं। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या देखो, तो Q इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा U प्लस W ना। अब ध्यान से देखो सबसे ज्यादा वर्क किस में हो रहा है यहाँ, तो Q1 इक्वल टू जाएगा डेल्टा U, ये तो डेल्टा U मान लो क्योंकि सबके लिए सेम ही है, प्लस W1 वर्क होगा। W1 वर्क मतलब ये एरिया अंडर द कर्व, ये वाला, ये पूरा कर्व की, यानी यहाँ से यहाँ तक का वर्क की बात करोगे आप, तो Q2 इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा U प्लस W2, और Q3 इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा U प्लस W3। यहाँ से सीधा दिख रहा है सबसे ज्यादा वर्क किसका है, W1, फिर W2, फिर W3, इसका मतलब Q1 ग्रेटर देन Q2, Q2 ग्रेटर देन Q3, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है भाई, ठीक है ना? हाँ सर। हाँ सर। 53 के बाद में 55, बस 55।
स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस पास इनटू 2 kg ऑफ वाटर। देखो ये कंटेनर है मान लो यहाँ से, है ना, और यहाँ से हम लोग स्टीम यहाँ से गुजारेंगे इसमें से। तो ये वाटर है मान लो, ये जो कि कितना है 2 kg है। स्टीम यहाँ से जाके यहाँ जा रहा है। स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ से एंटर कर रहा है, पास्ड इनटू 2 kg ऑफ वाटर कंटेन्ड इन कैलोरीमीटर ऑफ वाटर इक्विवेलेंट, यानी उसका m इंटू एस, यानी वाटर के इक्विवेलेंट ये बात दिया हुआ है इसने 0.02, यानी इसका मतलब 0.02 वाटर ही ऐसे समझो आप, तो है ना 15 डिग्री सेल्सियस पे, ये 15 डिग्री सेल्सियस पर है। टिल द टेम्परेचर ऑफ द कैलोरीमीटर एंड इट कंटेन्स राइज टू 90 डिग्री, यानी वाटर और ये सब मिला के 90 डिग्री पर चले जाते हैं। तो द मास ऑफ स्टीम कंडेंस्ड पूछ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ स्टीम की जब बात करूंगा तो मान लो m मास इंटू LV प्लस m SW 100 माइनस 90, इतनी हीट इसने रिलीज किया, और ये हीट किसके इक्वल चला जाएगा, यानी 2.02। अब आप कहेंगे 2.02 क्योंकि 0.02 जो है ना वाटर का मास के करस्पॉन्डिंग है, इंटू SW इंटू 90 माइनस 15। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा यहाँ से। तो ये पहले m मास 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम से वाटर में कन्वर्ट हुआ, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट हुआ, तो इतनी हीट एनर्जी रिलीज करेगा। फिर 100 डिग्री सेल्सियस वाटर से 90 डिग्री सेल्सियस वाटर में आया तो इतनी हीट एनर्जी रिलीज करेगा। दोनों का सम इक्वल टू ये होना चाहिए क्योंकि इसका टेम्परेचर 15 से 90 गया है। क्लियर है? इस तरह से करना है। ओके भाई, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई, इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। और नेक्स्ट है हमारे पास में 60। में क्या हो रहा है देखो, लिक्विड ऑक्सीजन है, तो लिक्विड से ये लिक्विड ऑक्सीजन दिया है, तो कह रहा है कि लिक्विड ऑक्सीजन 50 केल्विन इज हीटेड टू दिस 300 केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर। तो पहले तो लिक्विड से ये क्या जाएगा, लिक्विड में ही जाएगा। तो मान लो लिक्विड से लिक्विड में जाएगा, तो ये जो पॉइंट है इसका, ये पॉइंट मान लेते हैं ये क्या होगा, जहां मैं लिक्विड से लिक्विड बोल रहा हूं, मतलब इसका मतलब है बॉइलिंग पॉइंट है इसका। तो यहाँ अपने को हीट देना पड़ेगा। तो आप देखो टेम्परेचर चेंज होगा क्योंकि फेस चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब कहाँ से 50 केल्विन से ये जाएगा मान लो T1 केल्विन तक। तो यहाँ जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो टेम्परेचर और टाइम के बीच में ग्राफ कैसा होगा, क्योंकि इसने क्या कहा, कांस्टेंट ऑफ वन लिक्विड रेट ऑफ हीटिंग इज कांस्टेंट। रेट ऑफ हीटिंग मतलब dt/dt इक्वल टू ये कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हो, टेम्परेचर कंटिन्यूसली ऐसे इंक्रीज करेगा यहाँ। तो ये टेम्परेचर है और ये टाइम है, तो यानी 50 केल्विन से टेम्परेचर इंक्रीज करेगा कहाँ तक, मतलब सॉरी ये T1 केल्विन तक, ये मान लो T1 टाइम है। अब बॉइलिंग पॉइंट से क्या हो रहा है, ये यहाँ क्या किस में कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होगा दरअसल गैस में, है ना। तो इसका मतलब उसी टेम्परेचर पर ये गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो टेम्परेचर तो इंक्रीज कर नहीं रहा है, तो उसके बाद ये गैस में कन्वर्ट होगा, तो ये इस तरह से रहेगा, है ना, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है हमारे पास। उसके बाद अब ये गैस से गैस में ही आगे जाएगा, क्योंकि गैस से तो ऐसा कुछ किसी में कन्वर्ट होगा नहीं हो, तो टेम्परेचर क्या करेगा, यहाँ बढ़ेगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब इसका ग्राफ ऐसा होना चाहिए, सिंपल। तो आंसर होना चाहिए फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है भाई? तो लिक्विड से लिक्विड, फिर लिक्विड से गैस, गैस से गैस में जा रहा है वो, तो इस तरह से करना था। ठीक है ना। चलो 65 तक भी पूछ लो। ऑप्शन 2 गलत, वो कारो दिया है ना, कारो में क्यों जाएगा, स्ट्रेट ही तो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है ना बेटा। दिया है ना उसने, तो स्ट्रेट लाइन मिलना चाहिए ना, क्योंकि के कांस्टेंट है ना, नहीं समझे, तो स्लोप इसका कांस्टेंट हो गया ना।
बेटा अब इतना तो समझना ही पड़ेगा अब आपको। अब आगे पूछिए 61 से 65 तक पूछ लो, अभी थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। नहीं है डाउट? 61 से 65 डाउट है क्या? नहीं सर। ये क्या डाउट नहीं है? चलो फिर 65 66 से 70 के बीच में, 66 70 के बीच में डाउट है क्या? अच्छा डाउट ही नहीं है, 63 में है। चलिए बताता हूँ। चलिए करते हैं, ये भी मेंस के पर्पस से ऐसे क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। देखो 63 में क्या कह रहा है, द इक्वेशन ऑफ ए स्टेशनरी वेव अपने को दिया हुआ y इक्वल टू 10 साइन पाई x बाई 4 cos 20 पाई t, द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नोड्स। अच्छा तो ये तो हो गया ना सिंपल, ये देखो ये हमारे पास में है, तो स्टैंडिंग वेव ऐसा होगा। तो ये जो लेंथ है ये कितना है, ये लैम्बडा बाई 2 है, दो नोड के बीच की डिस्टेंस लैम्बडा बाई 2 है। तो यानी ये जो पार्ट है पाई बाई 4, ये वाला पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं। ये क्या होता है, के एक्स होता है, तो के की वैल्यू क्या है यहाँ, पाई बाई 4, यानी पाई बाई 4 मतलब 2 पाई बाई लैम्बडा। तो लैम्बडा इक्वल टू कितना हो गया 8, यानी कितना हो गया 4 मीटर आंसर आना चाहिए। ठीक है, और भी कुछ है? बस तो 70 तक भी कोई डाउट नहीं है भाई? किया ना यार आप लोगों ने, ऐसे गड़बड़ तो नहीं है ना? उसके बाद चलो 71 से 75 में, 71 से 75 में जो सारा कर लिया, बहुत बढ़िया है। तो यार अगर कर लिया है तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है ना? चलो ये डीपीपी भी हो गया, डीपीपी 1 नेक्स्ट क्लास से करेंगे, कल ये नेक्स्ट क्लास मंडे को, डीपीपी हमारा हो गया। तो मैं आपको कंडक्शन के बारे में बता रहा था, कंडक्शन कंप्लीट हो गया था, मैंने इस पेयर वाला क्वेश्चन दिया था आपको, है क्या? किसका आंसर? सिक्सटी थ्री का। तो स्क्वायर स्क्वायर पूछ रहा है ना, तो 16 ही तो होगा आंसर। अच्छा स्क्वायर पूछ रहा है इसका, इस वैल्यू का स्क्वायर 16 ही होगा। ठीक है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नोड्स, तो इसका स्क्वायर करो कितना आ रहा है 16, तो सही था। ओके, ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट है हीट ट्रांसफर। तो कंडक्शन के बारे में हो गया था। नेक्स्ट हमारे पास में कन्वेक्शन, तो ज्यादा नहीं है, कन्वेक्शन में 2 मिनट का पार्ट है, तो ये कोर्स में है भी नहीं हमारे, केवल समझना ही है, क्वेश्चन तो कभी आते नहीं इससे। देखो कन्वेक्शन क्या है, जनरली ये गैस और लिक्विड के अंदर होता है ना? क्योंकि कन्वेक्शन में क्या होगा कि एक्चुअल में जो मीडियम के पार्टिकल है उनका मूवमेंट होता है, जैसे सी ब्रीज जो होती है, या जैसे वाटर हम गर्म करते हैं किसी पतीले में, किसी कंटेनर के अंदर, तो वो उसमें कन्वेक्शन की वजह से वो क्या होता है, वाटर मतलब हीट गेन करता है और वो हीट अप होता है। ओके, तो मीडियम पहला पॉइंट है कि मीडियम इज रिक्वायर्ड। दूसरा
it happens in gas or liquid. Heat energy is transferred. Heat energy is transferred due to movement of medium particles from one place to another. ठीक है, जैसे मान लो कि ये कंटेनर है, और इसमें मान लो ये लिक्विड भरा, यानी मान लो जैसे वाटर ही भरा हुआ है, और ये स्टैंड है, और यहाँ से हमने हीट, ये हमारे पास में स्टोव है, यहाँ से हीट एनर्जी दे रहे हैं. तो क्या होगा इसमें एक्चुअल में, जैसे यहाँ के पार्टिकल्स को एनर्जी मिलती है, तो यहाँ का जो वाटर है उसमें क्या होता है, एक्सपेंशन होता है, यानी यहाँ डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी. तो ऊपर के जो मॉलिक्यूल है उनकी डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है. तो ड्यू टू ग्रेविटी इधर के ऊपर के मॉलिक्यूल नीचे आने लगते हैं और नीचे के मॉलिक्यूल ऊपर जाने लगते हैं. इसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन करंट. ये यहाँ जो हो रहा है ना, इसको बोलते हैं नेचुरल कन्वेक्शन भी बोलते हैं. यानी इसमें ये जो प्रोसेस हो रहा है ना, उसको हम क्या बोल रहे हैं, नेचुरल कन्वेक्शन. क्यों? क्योंकि अगर ग्रेविटी नहीं हो तो ये कन्वेक्शन कभी पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है, जैसे सैटेलाइट के अंदर अगर हम लोग मान लो वहां ले जाके अगर वाटर को गर्म करेंगे, वाटर गर्म होगा ही नहीं, क्योंकि मीडियम के पार्टिकल्स मूव ही नहीं करेंगे. क्योंकि हम मूवमेंट किसकी वजह से हो रहा है, डेंसिटी वेरिएशन की वजह से. तो ऊपर के मॉलिक्यूल की डेंसिटी ज्यादा है, नीचे के मॉलिक्यूल की डेंसिटी, मतलब नीचे जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी कम है, ऊपर जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी ज्यादा है. तो ग्रेविटी की वजह से ऊपर वाले पार्टिकल्स क्या चले जा रहे हैं, नीचे चले जा रहे हैं. तो नेचुरल कन्वेक्शन का एक एग्जाम्पल भी है. ठीक है, इतना ही है इसमें, तो देख लो, इससे ज्यादा नहीं. नेक्स्ट जो कि काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है रेडिएशन. मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ सर. हाँ सर. लिख लिया आप लोगों ने? हाँ सर. नेक्स्ट, तो भी हम लोग रेडिएशन बोलते हैं, प्रोसेस का नाम रेडिएशन भी है. तो रेडिएशन ऐसा प्रोसेस है जिस मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड. तो फिर हीट ट्रांसफर किसकी वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से. तो हीट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ठीक है,
अब इसमें क्या है कि हम लोग पहले कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। मान लो जैसे कि ये कोई सरफेस हमने लिया है ना, इधर कोई मीडियम में मान लो, और मान लो एनर्जी यहाँ इंसिडेंट होती है, लाइट एनर्जी है ना। तो ये एनर्जी मान लो क्यू हो जाएगा, यहाँ रिफ्लेक्शन हो जाएगा, कुछ पार्ट का क्या होगा यहाँ ट्रांसमिशन होगा, और कुछ पार्ट का क्या होगा यहाँ एब्जॉर्प्शन होगा। यानी जो टोटल एनर्जी यहाँ है वो हमारे पास में क्यू आर प्लस क्यू ए प्लस क्यू टी है। ठीक, अगर मैं क्यू से डिवाइड कर दूं तो क्यू आर बाई क्यू, वैसे तो मैं पहले बता चुका हूँ इस बारे में, है ना। अगर आपको याद हो कहाँ पढ़ा था हम लोगों ने, जब रेडिएशन प्रेशर पढ़ा रहा था वहाँ भी बात हुई थी, सेम कॉन्सेप्ट है। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, आर मतलब क्या हुआ, मतलब क्यू आर बाई क्यू क्या है, ये हो गया रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, क्यू ए बाई क्यू क्या हो गया एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, प्लस क्यू टी बाई क्यू क्या हो गया ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। ठीक है ना। और इसी को ये पॉइंट में लिखवा भी चुका हूँ, इसी को हम लोग यहाँ एब्जॉर्बिंग पावर भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एब्जॉर्बिंग पावर भी इसको बोलते हैं, ए को। ये लिख लो भी बताता हूँ, ठीक है। लिख लिया। हाँ सर। तो आर को हमने क्या लिखा था वहां, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है ना, और इसी को हम लोग ये भी बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग पावर। और ए क्या था हमारे पास में, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, और इसको हम लोग बोलते हैं, इसको एब्जॉर्बिंग पावर भी या एब्जॉर्प्टिव पावर भी बोल सकते हो, इसको एब्जॉर्प्टिव पावर। और टी होता है ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। और ट्रांसमिशन पावर भी इसको कहते हैं हम लोग। ठीक, अगर हम मैं बात करूं कि जैसे पहला केस में ले रहा हूं कि इफ R इक्वल टू 0, T इक्वल टू 0 और A इक्वल टू 1, यानी हो गया परफेक्टली ब्लैक बॉडी। परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ठीक है। दूसरा, इफ R इक्वल टू 1, T इक्वल टू 0, A इक्वल टू 0, परफेक्ट रिफ्लेक्टर या परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस या परफेक्ट रिफ्लेक्टर। और थर्ड, R इक्वल टू 0, T इक्वल टू 1, A इक्वल टू 0, यानी हो गया परफेक्ट ट्रांसमीटर। ये समझा देता हूं क्योंकि इनका सिग्निफिकेंस है ट्रांसमीटर।
है ना। तो यहाँ क्या हो रहा है दरअसल, परफेक्टली ब्लैक बॉडी मतलब A इक्वल टू 1, मतलब ये हुआ कि जो भी लाइट इंसिडेंट होगी सारी की सारी एनर्जी वो बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी, न तो रिफ्लेक्ट होगी न ट्रांसमिट होने देगी वहां से। दूसरा, अगर R इक्वल टू 1 इसका मतलब है कि वो बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं करेगी और ट्रांसमिट भी नहीं कर रही, यानी जो भी आएगी लाइट एनर्जी सारी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक। तीसरा, ट्रांसमिशन का मतलब न तो वो एब्जॉर्ब करेगी न रिफ्लेक्ट करेगी, सारी ट्रांसफर कर देगी, यानी वो बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं कर रही, यानी जो भी आ रहा है सब रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, तो उसको बोलते हैं परफेक्ट ट्रांसमीटर। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है ना। ये सब जो मैंने लिखवाए तीनों पॉइंट है आइडियल सिचुएशन है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, लिख लो इसको। लिख लिया। लिख लिया भाई। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। और यहाँ जो हमने ये बात कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट और एब्जॉर्प्टिव पावर, है ना। तो यानी इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो यहाँ से देखो, हमारे पास में इस वाले पॉइंट को देखो आप, क्या दिया हुआ है हमारे पास में यहाँ QA बाई Q, यानी QA क्या है, जो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब करी है ना, डिवाइड बाई Q, यानी एक तरह से क्या है, जो टोटल एनर्जी उसका फ्रैक्शन, कितना फ्रैक्शन एब्जॉर्ब हुआ है, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ, एब्जॉर्प्टिव पावर बोल रहे हैं, है ना। एब्जॉर्प्टिव पावर मतलब इसको हम लोग ए से डिनोट कर रहे हैं, तो ये क्या है एक्चुअली देखा जाए तो, यानी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड डिवाइडेड बाय एनर्जी इंसिडेंट। कितना एनर्जी इसने एब्जॉर्ब किया Q है, डिवाइडेड बाय कितना इंसिडेंट हुआ Q, टोटल जो एनर्जी की बात कर रहा हूँ, दरअसल टोटल एनर्जी इंसिडेंट एनर्जी है ना, एनर्जी इंसिडेंट। तो फॉर अ ब्लैक बॉडी कितना हो जाएगा, तो फॉर अ ब्लैक बॉडी तो A इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि ब्लैक बॉडी पे क्या होता है कि जो भी हीट एनर्जी इंसिडेंट होती है वो सारी की सारी क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है ना। तो एक बात ये याद रखना है, ट्रांसमिशन अलग है, रिफ्लेक्शन अलग है और एमिशन अलग है। एमिशन की अगर मैं बात करूं, अगर मान लो कोई परफेक्टली, अगर कोई बॉडी परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है, मान लो उसका सरफेस परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है, तो मालूम है उसमें एमिशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसने एनर्जी तो एब्जॉर्ब ही नहीं करी है। उसी तरह अगर वो परफेक्टली ट्रांसमीटर है ना, परफेक्ट ट्रांसमीटर अगर है तो सारी एनर्जी आएगी उसको ट्रांसमिट कर देगा, यानी उस बॉडी ने एब्जॉर्ब ही नहीं करी। क्लियर है? हाँ हाँ सर। सर। है ना। तो उस केस में क्या हो जाएगा, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है,
लेकिन अगर ब्लैक बॉडी की बात करेंगे तो सारी एनर्जी जो इंसिडेंट होगी उसको क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अगर परफेक्टली ट्रांसमीटर वाला भी है तो वो एमिशन वो भी नहीं करेगा। लेकिन अगर बॉडी अगर परफेक्टली ब्लैक बॉडी है तो सारी एनर्जी क्या करता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए कहा जाता है कि अगर अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया उसने तो ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब करता है तो उसका एमिशन भी अच्छा होता है। यानी कहा जाता है कि जो गुड एब्जॉर्बर्स होते हैं वो सारे गुड एमिटर्स भी होते हैं, क्योंकि वो एनर्जी एमिट करते हैं, बाद में एब्जॉर्ब करेंगे एमिट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ एक और थ्योरी के बारे में बात कर लेते हैं पहले, प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज। प्रीवियस थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज। तो ये जो थ्योरी है ये थ्योरी कहती है कि किसी भी टेम्परेचर पर अगर कोई भी बॉडी आप लेते हो तो अब बोली आप प्रीवर्स्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज, तो हर टेम्परेचर पर 0 केल्विन नहीं होना चाहिए। 0 केल्विन पर सब कुछ फ्रीज हो जाता है। तो किसी भी टेम्परेचर की बात करेंगे जो कि अबव 0 केल्विन की बात कर रहे हैं, यानी टी क्या है, 0 केल्विन से ज्यादा होना चाहिए। तो ये बॉडी हीट एब्जॉर्ब भी करेगी तो रेडिएट भी करेगी। ठीक, तो हीट एब्जॉर्ब कैसे करेगी, सराउंडिंग की वजह से। सराउंडिंग में जो भी एनर्जी होगी वो एब्जॉर्ब करेगी और इसका अपना जो इसकी एनर्जी गेन इसको एनर्जी मिलेगी तो ये रेडिएट भी करेगी, है ना। तो ये होती है, ये थ्योरी ऐसा कहती है, ध्यान रखिएगा क्योंकि आगे वाला पॉइंट हमारे काम आएगा। तो ये लिख सकते हैं एट ईच टेम्परेचर, जो कि अबव, एट ईच टेम्परेचर अबव 0 केल्विन, heat energy is exchanged between body and surrounding, और between bodies है ना, ये सराउंडिंग है, लिख लीजिए आप। लिख ले भाई। हाँ सर। सर एक मिनट। हाँ सर लिख लिया। नेक्स्ट हमारे पास में एमईसी पावर। इसको हम लोग जनरली ए से डिनोट करेंगे, है ना, या इसको dq बाई dt भी हम लोग लिख सकते हैं। तो एमईसी पावर का मतलब है एनर्जी एमिटेड और रेडिएटेड, क्योंकि इन वर्ड्स का ध्यान रखना भाई, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आया हुआ है एक बार इस तरह से, तो बच्चे फंसे हुए इसमें, ट्रैप में आ गए थे। तो एनर्जी एमिटेड और रेडिएटेड पर यूनिट टाइम
per unit area along the normal to the surface, इसको बोलते हैं एमिसी पावर। मतलब ये हुआ कि अगर मान लो जैसे कि मैंने ये कोई सरफेस लिया मान लो, तो यहाँ जो हीट एनर्जी रेडिएट हो रही है वो दरअसल इसके इस तरह से सरफेस के जो ये सरफेस बन रहा है उसके यानी जो प्लेन बन रहा है उसके परपेंडिकुलर, या अगर मान लो जैसे कि मैं स्फीयर लेता हूं, मान लो ये प्लेन सरफेस था, तो यहाँ हीट एनर्जी जो ऐसे रेडिएट होगी, ये 90 डिग्री एंगल है, यहाँ भी 90 डिग्री है। ठीक है, लिख लिया। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। नेक्स्ट है स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। इसको हम लोग जनरली ई लैम्ब्डा से डिनोट करते हैं। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ पर, है ना, तो यहाँ इसका मतलब है एनर्जी एमिटेड पर यूनिट वेवलेंथ रेंज, पर यूनिट wavelength range at wavelength lambda, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। मतलब ये हुआ ई लैम्बडा इक्वल टू होगा डी ई बाई डी लैम्बडा, या अगर डी ई इक्वल टू क्या मिलेगा अपने को, ई लैम्बडा डी लैम्बडा, तो ये इसकी बात करेंगे। ये क्या हो जाएगी, अभी जो ऊपर मैंने एमिसिव पावर बोला था ना वो ये टोटल आ जाएगा। यानी इसको आप 0 से इंफिनिटी तक जब इंडिकेट करोगे तो यानी E इक्वल टू होगा हमारे पास में 0 से इंफिनिटी ई लैम्बडा डी लैम्बडा। अब सिंपल सी बात है कि वेवलेंथ जो है वो इंफिनिटी तक तो नहीं होगी, पर ये लार्ज रेंज की बात कर रहा है। इसका मतलब ये है यानी कोई भी बॉडी से जब हम लोग किसी भी बॉडी को जब लेते हैं उससे जब हीट एनर्जी एमिट होगी तो हर तरह की वेवलेंथ वाली एनर्जी वहां से मिलेगी। किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ पे जाएंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग ई लैम्बडा है। ठीक है, और 0 से इंफिनिटी करेंगे तो अपने को टोटल जो इस एमिसिव पावर वो मिल जाएगी अपने को। ठीक है, और आगे वैसे भी ये कॉन्सेप्ट जब हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन के स्पेक्ट्रम के बारे में बात करेंगे तो वहाँ और समझ में आएगा आपको। अभी तो लिख लो ये।
लिख लिया भाई? हाँ सर। नेक्स्ट है एमिसिविटी। यानी इसको स्मॉल ई से यहाँ हम लोग डिनोट करते हैं एमिसिविटी। एमिसिविटी का मतलब होता है कि मान लो जैसे कि ये कोई बॉडी है, कोई जनरल बॉडी की मैं बात कर रहा हूँ, और ये मान लो ये ब्लैक बॉडी है। ठीक है, ये कोई बॉडी जिसका टेम्परेचर ये भी T केल्विन पर है, ये भी T केल्विन पर है, लेकिन एक ब्लैक बॉडी है और एक कोई जनरल बॉडी है। ठीक है, तो एमिसिविटी का मतलब होता है यानी E इक्वल टू होगा एमिसिव, इसको यहाँ लिखता हूँ मैं, emissive power of a body at temperature T Kelvin divided by emissive power of a black body at the same temperature, यानी T केल्विन पे। ठीक है, तो मतलब ये होगा E डिवाइडेड बाई E नॉट। तो आप देखोगे कि फॉर अ ब्लैक बॉडी E इक्वल टू 1 हो जाता है। ठीक है, लिख लिए? भाई बाकी सब लोगों ने लिख लिया? अब नेक्स्ट है किरचॉफ्स लॉ। तो मान लो जैसे कि कई सारी बॉडीज हैं, मान लो ये ब्लैक बॉडी है, ये मान लो बॉडी 1 है, ये बॉडी 2 है, बॉडी 3 है, ब्लैक बॉडी, लेकिन सबका टेम्परेचर T केल्विन है। सबका टेम्परेचर T केल्विन है। तो किरचॉफ लॉ ये कहता है कि रेशियो ऑफ emissive power to absorptive power for the radiations
is same for all bodies at same temperature and wavelength, and that is equal to emissive power of black body. ये लिख लो पहले. लिख लिया? अच्छा, तो मतलब क्या हो यहाँ? E1 by A1 equal to E2 by A2 equal to E3 by A3 equal to EB by, क्योंकि ब्लैक बॉडी का तो एब्जॉर्प्टिव पावर 1 ही होती है. ठीक है, इसका मतलब ये भी निकल रहा, देखो यहाँ एक तरह से E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A1 है, E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A2 है. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इससे कंक्लूजन निकल रहा है कि गुड absorbers are good emitters. ठीक है, तो किरचॉफ लॉ है. लिख लिया? हाँ हाँ सर। नेक्स्ट है हमारे पास में स्टीफन्स लॉ. इसको हम लोग स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ भी बोलते हैं, है ना. तो उसका रीजन ये है कि दरअसल मेन तो स्टीफन लॉ ही है, क्योंकि स्टीफन लॉ जो है एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर उसने बनाया है ना. लेकिन बोल्ट्जमैन ने क्या किया, इसको थर्मोडायनेमिक कंसिडरेशंस के बाद यानी थ्योरेटिकली इसको प्रूव किया था. लेकिन मेन नाम जो है, मतलब जो अगर बात की जाए तो वो स्टीफन ही है, क्योंकि उसने एक्सपेरिमेंट्स के आधार पे इसको डिजाइन किया है. ठीक है, तो ये लॉ ये कहता है कि
मान लो कोई भी ब्लैक बॉडी है और वो अगर T केल्विन पर है, वो T केल्विन पर है, तो यानी ये जो इसकी एमिसिव पावर होगी, यानी ये लोहे कहता है द एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी is directly proportional to fourth power of absolute temperature. Emissive power of a black body is directly proportional to fourth power of absolute temperature. ठीक है, ये लिख लो पहले. क्लियर है भाई? अच्छा, एक पॉइंट इसमें ये भी याद रखिए, मैंने आपको एमएससीबीटी पढ़ाया था ना अभी, ये वाला, तो दरअसल ब्लैक बॉडी के लिए ये होता है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है ना वो 1 और 0 के बीच में लाई करती है. इस पॉइंट को ब्लैक बॉडी के लिए ये E = 1 है. ये तो लिख लिया था आप लोगों ने स्टीफन्स लॉ. हाँ सर. तो हमारे पास यानी कहने का मतलब है ये वैल्यू, तो ये कितना आ जाएगा, सॉरी, E is directly proportional to T⁴, या E = सिग्मा T⁴, और E को हम लोग ये भी लिख सकते हैं 1/A dQ/dt. एक मिनट, मैंने आपको यार वहाँ गलत इंफॉर्मेशन दे दी. वो जो dQ/dt नहीं, दरअसल वो ये होना चाहिए था 1/dQ/dt. एमिसिव पावर क्या लिखवाई थी मैंने, एनर्जी एमिटेड और रेडिएटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया अलोंग द सरफेस, है ना, अलोंग द नॉर्मल टू द सरफेस, है ना. तो ये था दरअसल वो, तो ये हो जाएगा सिग्मा T⁴, यानी ये तो ये हो गई इसकी पावर dQ/dt, यानी A सिग्मा T⁴, यानी ये हो गई एनर्जी एमिटेड और रेडिएटेड पर सेकंड. ये दरअसल ये था वो. ठीक है,
तो ये तो हुआ बॉडी के लिए। अगर कोई अपने को बॉडी दिया, मान लो ब्लैक बॉडी दिया उसके लिए, लेकिन अगर मान लो कोई जनरल बॉडी के लिए बात करूं मैं, तो फॉर, हाँ भाई ए करना होगा एमएससी पावर में, क्योंकि वो डेफिनेशन में तो मैंने लिखवा दिया था आपको, लेकिन वहाँ ए भी आएगा ना, लिखवाया था ना, एनर्जी रेडिएटेड और एमिटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया, तो दरअसल ये आएगा ना पूरा कंप्लीट तो, ना। तो फॉर जनरल बॉडी की अगर मैं बात करूं, फॉर जनरल बॉडी की अगर बात करेंगे तो हमारे पास में जो एमिसिव पावर है बॉडी के लिए वो जाएगा E सिग्मा T2 पावर 4, ये उसकी एमिसिव पावर होगी। जहाँ E की वैल्यू, E क्या है, एमिसिविटी है। तो ये हमारे पास में क्या है, एमिसिविटी है। ठीक है, और अगर इसकी हम बात करेंगे तो 1/A dq by dt इक्वल टू E सिग्मा T2 पावर 4, तो एनर्जी एमिटेड और रेडिएटेड पर सेकंड क्या हो जाएगा, E A सिग्मा T2 पावर 4, जहाँ T क्या है, टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ बॉडी है, ये लिख लो। लिख लिया? हाँ सर। अब अगर मान लो किसी बॉडी को, कोई जनरल बॉडी ले लेता हूँ, अगर ब्लैक बॉडी होगा तो ई की वैल्यू 1 कर लेंगे। तो जनरल बॉडी के लिए बात करते हैं हम लोग, तो if a body is placed, if a body is placed where surrounding temperature is T naught Kelvin, है ना। तो अगर मान लो जैसे कि ये बॉडी हमने रखा और इसके यहाँ जो सराउंडिंग की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ का जो टेम्परेचर T नॉट केल्विन है और इसका जो टेम्परेचर T केल्विन है। तो दो केस देख सकता हूँ मैं यहाँ। पहला, इफ T ग्रेटर देन अगर T नॉट है तो क्या होगा, इसकी एनर्जी क्या होगा, यानी ये एनर्जी लॉस मेजर, इसकी एनर्जी क्या होगी, एनर्जी नेट क्या होगा, लॉस होगा एनर्जी का, एनर्जी का क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है ना, एनर्जी का क्या होगा, नेट लॉस होगा, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या कम है और बॉडी का टेम्परेचर क्या ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा, है ना। तो इस केस में क्या होगा, एनर्जी का लॉस होगा। तो एनर्जी का लॉस कितना होगा, तो एनर्जी लॉस, या मतलब हीट एनर्जी की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ,
या रेडिएंट एनर्जी भी बोलते हैं इसको। तो हीट एनर्जी लॉस पर सेकंड, तो कितना मिलेगा अपने को? नेट जो लॉस मिलेगा dq/dt, ये नेट लॉस है, और ये हो जाएगा EA सिग्मा T⁴ माइनस EA सिग्मा T⁴, ये नेट लॉस होगा। क्योंकि जो प्रीवियस हीट एक्सचेंज थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगा? हीट एब्जॉर्ब भी तो करेगा। तो जिस तरह से रेडिएट करेगा उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये एब्जॉर्ब भी करेगा। तो ये मेन कॉन्सेप्ट होता है इसमें। तो ये हो गया हमारे पास में dq/dt और EA सिग्मा, ये हो जाएगा T⁴ माइनस T⁴। तो ये नेट लॉस माना जाएगा। किस इंस्टेंट की बात करेंगे तो ये नेट लॉस होगा, यानी पर सेकंड इतनी एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है, मतलब लॉस हो रहा है, मतलब बाहर जा रही है बॉडी से, क्योंकि कुछ पार्ट वो एब्जॉर्ब कर रहा है ना, रेडिएट कर रहा है। तो नेट कितना रेडिएट कर रहा है एक तरह से, वो नेट ये है। ठीक है ना, समझ में आया मैंने क्या कहा? तो जिस तरह से रेडिएट करेगा तो ये लॉ उसका उसी तरह से इस लॉ के अकॉर्डिंग ही ये एब्जॉर्ब भी करेगा, ऐसा कॉन्सेप्ट है इसमें। ठीक है ना, लिख लो इसको। भाई ये वाला पॉइंट समझ में आया मैंने क्या कहा? हाँ सर। हाँ सर। तो इस केस में क्या होगा? टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, किसका? बॉडी का। क्योंकि अच्छा, सराउंडिंग का टेम्परेचर यहाँ कांस्टेंट रखना है, तो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट होगा। अब यहीं से हम बात करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के बारे में, तो वो यहीं से डेराइव करेंगे। अच्छा, वाला लॉ की बात ही नहीं थी, मालूम है? मतलब हिस्ट्री यही हो गया। मतलब दिखा रहा है कि हर जगह इस कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई कर सकते हो। सर एक वो वापस बताएंगे क्या सर? हाँ जी, सर वो आप वो जो बोल रहे थे तो साउंड क्रैक हो रहा था आपका। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ जैसे लॉस की जो बात कर रहे हैं ना हम लोग, नेट लॉस ही होगा। तो मैं कह रहा था कि अगर इसका टेम्परेचर मान लो टी है बॉडी का, सराउंडिंग का टेम्परेचर T0 सराउंडिंग से ज्यादा है, तो नेट एनर्जी का क्या होगा? यहाँ लॉस होगा। नेट हीट एनर्जी का क्या होगा? यहाँ लॉस होगा। तो वो लॉस ये लिखेंगे, ये कहने का मतलब है। ठीक है, और अभी हम बात कर रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के बारे में। लिख लिया? हाँ सर। अब मैं बात कर रहा हूँ, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं उस कहानी को भी, यानी कहानी ये बनेगी। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो जब भी इसकी बात करेंगे तो इसका मतलब बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग से ज्यादा होना चाहिए। तो इसके कुछ अजम्पशंस हैं, पहले उस पर ही इसने बनाया था। तो अजम्पशंस क्या क्या लिए थे इसने? तो पहला तो अजम्पशन ये था कि जो टेम्परेचर डिफरेंस है बॉडी और सराउंडिंग का वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। तो टेम्परेचर डिफरेंस
between body and surrounding. The temperature difference between body and surrounding is small. दूसरा, सराउंडिंग टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है. तो सराउंडिंग टेम्परेचर इज कांस्टेंट. तीसरा, कि जो भी रेडिएशंस, जो भी एनर्जी का लॉस हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ रेडिएशंस के थ्रू होना चाहिए, न कि कन्वेक्शन होना चाहिए, न कि कंडक्शन होना चाहिए. इसलिए जो कैलोरीमीटर होता है उसमें जब हम लोग कॉपर का कंटेनर रखते हैं उसके चारों ओर वूल आपने देखा हो कॉटन रखा जाता है, क्योंकि उसके थ्रू नहीं जाना चाहिए, यानी जो भी होगा रेडिएशंस के थ्रू होना चाहिए. तो सराउंडिंग टेम्परेचर इज कांस्टेंट. तीसरा पॉइंट है कि हीट लॉस is only due to radiations, due to radiation process. तो ये 3 पॉइंट है, इसके आधार पे हम लोग यहाँ बात करेंगे. ठीक है, ये उसने कहा है. तो तभी इसने कहा कि अगर ऐसा है तो न्यूटन ने कहा कि जो रेट ऑफ कूलिंग है, तो रेट ऑफ कूलिंग है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन टेम्परेचर. किसका टेम्परेचर चेंज की बात कर रहे हैं? बॉडी एंड सराउंडिंग. ठीक है, तो वो हम लोग स्टीफन लॉ से उसको डेराइव करने जा रहे हैं. तो कहने का मतलब है कि मान लो जैसे कि ये कोई बॉडी है, ये मैं t=0 के लिए ले रहा हूँ और इसका टेम्परेचर मैंने मान लिया कि T' है मान लो, और सराउंडिंग का जो टेम्परेचर वो T0 है, ये केल्विन में ही है ना. और इस बॉडी का मास मैंने मान लिया कि m है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S है ना. m क्या है? मास ऑफ द बॉडी, और S क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. ठीक है, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर हमारे यहाँ कांस्टेंट है, बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो रहा है. तो किसी जनरल टाइम टी पर अगर हम लोग जाते हैं तो इसका टेम्परेचर हो गया मान लेते हैं T, और किसी टाइम T की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ, है ना. तो दरअसल अगर इसी टाइम T की हम बात करेंगे तो डेल्टा टी क्या होना चाहिए? T-T0. ये टेम्परेचर डिफरेंस है, यानी T को मैं यहाँ लिख सकता हूँ डेल्टा T प्लस T0, या T0 प्लस डेल्टा T. ये T लिख सकते हैं, ये लिख लो पहले.
लिख लिया क्या? हाँ सर। हाँ सर। तो यहाँ है ना, और यहाँ सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है, क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की बात करें तो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या ज्यादा है, सॉरी कम है, सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है, कम है। तो हमारे पास में बिट तो हमारे पास में जो नेट लॉस है वो क्या आ रहा है, dq by dt e a सिग्मा t टू पावर 4 माइनस t नॉट टू पावर, ये लिखेंगे किसी इंस्टेंट पर, यानी ये क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस हीट लॉस हो गया। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, तो dq by dt इक्वल टू e a सिग्मा, ये लिखेंगे t नॉट प्लस डेल्टा t टू पावर 4 माइनस t नॉट टू पावर 4, e a सिग्मा तो यहाँ हो जाएगा t नॉट टू पावर 4 1 प्लस डेल्टा t बाई टी नॉट, और ये हो जाएगा हमारे पास में, तो ये डेल्टा t बाई टी नॉट क्या स्मॉल है, तो इसका मतलब e एस सिग्मा t नॉट टू पावर 4 को बाहर लेते हैं, और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 4 डेल्टा t डिवाइडेड बाई टी नॉट माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो आप देखो टी नॉट नीचे या टी नॉट टू पावर 4 है, तो कितना हो गया ई ए सिग्मा 4 टी नॉट टू पावर 3 डेल्टा टी, तो ये हो गया डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, तो ये सब कांस्टेंट ही हमारे पास में। अच्छा, डी क्यू बाई डी टी को क्या लिखेंगे हम लोग, तो एम एस, तो यहाँ क्या है दरअसल माइनस डी टी बाई डी टी, क्यों, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, तो डी क्यू बाई डी टी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, और ये हो जाएगा ई ए सिग्मा सिग्मा 4 टी नॉट टू पावर 3 डेल्टा टी। ठीक है, ये लिख लो पहले। पहले 1 मिनट ये वाला मत लिखिएगा अभी, पहले इसके बारे में और थोड़ा बताया, तो ये नहीं लिखना है, चलो। लिख लिया? हाँ सर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, और डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू ई ए सिग्मा 4 टी नॉट टू पावर 3 डेल्टा टी को क्या लिखेंगे, टी माइनस टी नॉट, हो जाएगा हमारे पास में डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू, यहाँ लेता हूँ मैं के डैश, ये हो गया टी माइनस टी नॉट, जहाँ के डैश की वैल्यू क्या है, जो कि कांस्टेंट है, के डैश यहाँ देखो, ये सराउंडिंग का टेम्परेचर कांस्टेंट है ही, तो ये हमारे पास में, यानी वेयर के डैश इक्वल टू 4 ई ए सिग्मा टी नॉट टू पावर 3। तो इसी को यहाँ वापस से देखो, ये क्या हो गया, एक तरह से ये इंस्टेंटेनियस की पावर है,
ये इंस्टेंटेनियस एनर्जी लॉस है ना, पर सेकेंड है। इंस्टेंटेनियस एनर्जी हीट एनर्जी लॉस पर सेकंड। इसी में हम लोग एवरेज की बात भी करेंगे। तो एवरेज होता है, मान लो अगर T1 से T2 गए, फिर अभी एक क्वेश्चन भी लूंगा मैं। तो मान लो अगर T1 से टेम्परेचर मान लो बॉडी का T1 से मान लो T2, ये मान लो डिग्री सेल्सियस है, ये भी डिग्री सेल्सियस। T1 से T2 अगर गया तो एवरेज पावर क्या होगी, मतलब एवरेज पावर मतलब पावर ही है, तो ये एवरेज हीट एनर्जी लॉस कितना होगा। तो इस केस में एवरेज हीट एनर्जी लॉस होता है, तो एवरेज हीट एनर्जी लॉस, एवरेज हीट एनर्जी लॉस पर सेकंड, तो वो हमारे पास आ जाएगा dQ/dt एवरेज इक्वल टू K डैश, और यहाँ आपको ये मिलेगा T1 प्लस T2 डिवाइड बाई 2 माइनस T0। एक तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा आप। तो एवरेज लॉस जो होगा यहाँ वो ये लिया जाता है। तो ये आगे क्वेश्चन करने में काम आएगा हमारे पास। तो एवरेज हीट एनर्जी लॉस पर सेकंड ये होगा। तो ये उसी केस में हम लोग ले पा रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ क्या है, कम है, इसलिए हम लोग ऐसा अप्रोक्सीमेटेड ऐसा लिख सकते हैं। लिख लिया। हाँ सर। हाँ सर। अब बात करेंगे इसको क्या लिख सकते हैं। सिंस dQ/dt इक्वल टू क्या हमारे पास में K डैश T माइनस T0 है ना, और इसको लिख सकते हैं MS माइनस dt/dt, इसको बोलते हैं रेट ऑफ कूलिंग माइनस dt/dt को, इक्वल टू K डैश T माइनस T0, यानी माइनस dt by dt इक्वल टू है K डैश बाई MS T माइनस T0 और माइनस dt/dt इक्वल टू हो गया K T माइनस T0, जहाँ K क्या है हमारे पास में K डैश बाई MS, और K डैश आपको पता ही है क्या है, यानी अल्टीमेटली पहले से ये बारे में बात करें तो K डैश क्या था 4EA सिग्मा T0 टू पावर 3 डिवाइडेड बाई हो जाएगा MS, क्योंकि ये कांस्टेंट भी पूछता है कभी कभी वो। ठीक है, तो हमारे पास में ये आ गया न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ये लॉ क्या कह रहा है, द रेट ऑफ कूलिंग
is directly proportional to the temperature difference rate of cooling is directly proportional to the temperature difference between body or substance between body and surrounding at any instant. Okay. लिख लिया sir. Sir. Yes, sir. तो हम लोग इसको इंडिकेट कर सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं माइनस डी टी बाई टी माइनस टी नॉट इक्वल टू के डी टी। इसको इंडिकेट करेंगे इनिशियल टेम्परेचर टी डैश था तो टी डैश से टी तब टाइम 0 था तो 0 से टी तो ये हो जाएगा एल एन टी माइनस टी नॉट इक्वल टू लिमिट टी डैश टू टी और ये हो जाएगा के इंटू टी। तो माइनस को इधर ले सकते हैं हम लोग तो हो जाएगा एल एन टी माइनस टी नॉट डिवाइडेड बाई टी डैश माइनस टी नॉट इक्वल टू माइनस के इंटू टी। तो टी माइनस टी नॉट इक्वल टू ये हो जाएगा टी डैश माइनस टी नॉट ए टू पावर माइनस के टी यानी टी इक्वल टू हो जाएगा टी नॉट प्लस टी डैश माइनस टी नॉट ए टू पावर माइनस के टी। अब यहाँ देखो अगर t टेंस टू इन्फिनिटी में करता हूँ तो t इक्वल टू क्या हो गया t नॉट आ गया। यानी अगर हम लोग यहाँ ग्राफ प्लॉट करेंगे ये t है और ये t है इनिशियल टेम्परेचर कितना था इसका t डैश और फाइनल जो टेम्परेचर होगा इसका वो कितना होगा सराउंडिंग का टेम्परेचर यानी ऐसे डिक्रीज करता जा रहा टेम्परेचर और ये ग्राफ उसने प्लॉट किया था एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू।
लिख लिया? हाँ सर। नेक्स्ट है अप्रोक्सी approximated Newton's law of cooling. तो इससे हम लोग जो वैल्यू निकालेंगे एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, लेकिन ये जो है इससे एग्जैक्ट आंसर मिलेगा आपको, है ना? इससे एग्जैक्ट आंसर्स मिलेंगे अपने को। तो इसमें क्या है कि अप्रोक्सीमेटेड थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, ज़्यादा नहीं। तो अगर मान लो कोई बॉडी है, उसका टेम्परेचर मान लो T1 डिग्री सेल्सियस है, और ये बॉडी जो है T2 डिग्री सेल्सियस पे चली जाती है। सराउंडिंग का टेम्परेचर मान लेते हैं T0 है। तो यहाँ जो फॉर्मूला है अप्रोक्सीमेटेड वो लगेगा T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T इक्वल टू K T1 प्लस T2 डिवाइड बाई 2 माइनस T0। तो ये फॉर्मूला, तो जनरली इससे जो क्वेश्चन मेंस में आते हैं कि एडवांस में तो नहीं कर, एडवांस में तो बेसिक वाला जो उधर बताया अभी मैंने उसी से करना है, लेकिन यहाँ आप इससे कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन इसी में दिया हुआ है शीट में, जैसे एग्जांपल 11 है, दोनों से करके दिखाऊंगा मैं आपको, है ना? लिख लो इसको। लिख लिए? अब जैसे इसमें एक एग्जांपल है 11, इसमें कह रहा है कि एक बॉडी है, यानी T1 टेम्परेचर उसका 40 डिग्री सेल्सियस है, केप्ट इन अ सराउंडिंग ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी T0 अपने को दिया है 20 डिग्री सेल्सियस है। इट इज ऑब्जर्व दैट इट इज टेम्परेचर फॉल्स टू 35 इन 10 मिनट्स, यानी इसका जो टेम्परेचर है इस बॉडी का, उसको टाइम लग रहा है 10 मिनट, और टेम्परेचर हो जाता है 35 डिग्री सेल्सियस। फाइंड हाउ मच मोर टाइम विल इट टेक फॉर द बॉडी टू अटेन अ टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री। तो यानी 35 से 30 में कितना टाइम लगेगा? तो यहाँ हम लोग कैसे करेंगे, 40 माइनस 35 बाई 10 मिनट में रहने देते हैं इंटू के, तो 40 प्लस 35 बाई 2 माइनस 20, है ना? तो यहाँ से के की वैल्यू अपने को मिल जाएगी, कितना हो गया, यानी 1/2 इक्वल टू के, और 20 से तो 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना? और ये 35/2, यानी हमारे पास के की वैल्यू आ गई है 1/35, है ना? ये हमारे पास के की वैल्यू है।
जो कि क्या होगा, ये मिनट इनवर्स है। लिख लो पहले इसको। ठीक है, तो ये हमारे पास में अब यहाँ से के मिल गया। अब वो कह रहा है कि 35 से कहाँ ले जाना है, यानी 35 डिग्री सेल्सियस टू, तो टाइम बताना है कितना होगा, 30 डिग्री सेल्सियस लेके जाना है। तो 35 माइनस 30 डिवाइड बाई टी, तो टी जो आएगा वो मिनट में आ जाएगा। 1/35, तो 35 प्लस 30 डिवाइड बाई 2 माइनस 20, तो कितना आ जाएगा भाई ये। तो टी जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इस केस में टी की वैल्यू आ रही है 14 मिनट। ठीक है, तो इससे आंसर हमारे पास आ रहा है 14 मिनट्स। लेकिन अगर मान लो जो एक्यूरेट क्या होगा इसका आंसर, उस पर चलते हैं। ये नीचे वाला रफ कर दूं ना, ब्लैक बोर्ड में जो लिखा है। कर दो ने। हाँ सर। तो उस अल्टरनेट मेथड क्या है उसको यूज करेंगे। तो हमारे पास था T इक्वल टू टी नॉट प्लस, क्या था भाई फॉर्मूला, ये रहा, है ना, T इक्वल टू टी नॉट प्लस टी डैश माइनस टी नॉट e टू पावर माइनस के टी ना। तो टी डैश माइनस टी नॉट e टू पावर माइनस के टी। तो इनिशियल टेम्परेचर टी डैश है, पहले केस की बात करेंगे तो केस 1। तो टी डैश कितना है 40 डिग्री सेल्सियस, फाइनल टी कितना है 35 डिग्री सेल्सियस, और टी नॉट दे रखा है, टी नॉट कितना है 20 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास हो गया 35 इक्वल टू 20 प्लस 40 माइनस 20 e टू पावर माइनस के इंटू 10। तो ये हो गया हमारे पास में इधर 15 इक्वल टू 20 e टू पावर माइनस के इंटू 10। तो अल्टीमेटली हो जाएगा e टू पावर के 10 इक्वल टू 4/3, यानी यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू आ गई है 1/10 और ln 4/3। ये हमारे पास में k की वैल्यू है इस जगह पर, लिख लो इसको। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, केस 2 में
टी डैश जो है वो कितना है 35 डिग्री सेल्सियस और टी जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस है। तो रोको इसमें, तो 30 इक्वल टू 20 प्लस 35 माइनस 20 ए टू पावर माइनस के इंटू टी। तो 10 इक्वल टू कितना आ गया 15 ए टू पावर माइनस के टी। ए टू पावर के टी इक्वल टू 3/2। तो टी इक्वल टू आ गया हमारे पास में ln 3/2/k और k की वैल्यू यहाँ से रखेंगे हम लोग, तो जाएगा ln 3/2 डिवाइडेड बाई, तो k की वैल्यू है 1/10 है ना, ln 4/3। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आती है 14.096 मिनट। तो ये एग्जैक्ट आंसर ये है। लेकिन जब भी क्वेश्चन आएगा तो ऐसा नहीं देगा 14.096 पे दे दे 14 भी दे दिए, ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे। तो आज इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग DPP 1 डिस्कस करेंगे और इसमें बस एक पार्ट बचा है, बाकी सब हो गया। कुछ क्वेश्चन करवाने मुझे, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस वाला बचा हुआ है बस, और विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ के बारे में बात करेंगे। तो कल हो जाएगा। हाँ, तो अभी तक ये नहीं क्या, पहले 30 क्वेश्चन करो, 1 to 30, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो लिख लिया।